हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज हम पूरे जर्नल एंट्री का बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चैप्टर आपका 5-6 है जिसमें जर्नल एंट्री है उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉपर हिंदी में इस तरह से पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा इसी वीडियो में। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इसमें नोट्स अवेलेबल हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे देखिए सीखिए कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताऊंगा क्लियर बता करके समझा करके वो पूरी हिंदी में रहेगी। इसे दोनों को रिलेट कर लेना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ जर्नल एंट्री, इसके मैं पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ ये वीडियो भी। और आपको क्या करना है, जब आपने देख लिया कि इस तरफ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरफ आपको सोल्यूशन दिख रहा है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है पूरे वीडियो को देख के समझते हुए या फिर समझने के बाद। ठीक है, तो जो मैंने कहा उसको ध्यान में रखना और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि एक एक चीज़ समझ में आए, कोई भी चीज़ छूट ना पाए। सबसे पहले सिंपल सा चीज़, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति ने बहुत समय से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपनी एक पूंजी बना ली है जो कि लाखों करोड़ों या हज़ारों में हो सकती है। उन्हीं पैसों से वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो एक व्यापार की तरह, एक बिजनेस की तरह सोचा जाए तो बिजनेस में जब पैसा आया, रोकड़ आया, तो हम कहेंगे रोकड़ खाता विकलन। लेकिन उसका सोर्स क्या है, किससे आया वो पूंजी से आया है। इसलिए पहला एंट्री होता है जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा या रोकड़ से व्यवसाय आरंभ होगा या कैश इन हैंड होगा या फिर व्यापार प्रारंभ बस लिखा होगा, इन सारी स्थिति में आपको एक ही एंट्री करना है, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो आप यहाँ पर पहला एंट्री देख सकते हैं, रोकड़ खाता विकलन है पूंजी खाते से। लिखने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना। जब भी आप विकलन लिखेंगे तो आपको यहाँ फ्रंट से पूरा लिखते हुए आगे बढ़ना होता है, लेकिन विकलन को सबसे लास्ट में लिखना है। लेकिन जब आप समाकलन लिखते हैं उसकी सेकेंड एंट्री, तो पहले वर्ड के नीचे नहीं लिखना होता, आपको उसके दूसरे वर्ड के जस्ट नीचे से लिखना प्रारंभ करना होता है। तो देखिए खाता के नीचे पूंजी खाता से लिखा गया है। क्लियर है? तो ये लिखने का तरीका भी ध्यान में रखना। कारण में जो प्रश्न है वही लिख सकते हैं, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ, तो नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिंग करके आपको इंग्लिश में पूरा लिखते हुए चलना है। मैं आपको भी, इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों को भी, उनका भी PDF इस तरह से दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है नगद माल खरीदा, परचेज गुड फॉर कैश। उस समय आपको लिखना है क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। जब भी आप नगद माल खरीदेंगे तो आपने जो भी वस्तु खरीदी हुई, खरीदने पर हमेशा क्रय खाता विकलन होगा, चाहे आप नगद खरीदें चाहे उधार, रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से तब होता है जब आप नगद खरीदें। उधार खरीदेंगे तो जिससे खरीदा उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने राम से खरीदा तो राम से लिखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वाति को उधार माल बेचा, तो स्वाति विकलन हो जाएगी विक्रय खाते से। जब भी हम किसी को बेचते हैं और नगद का जिक्र नहीं है, मतलब उधार माना जाता है, इस स्थिति में पाने वाले को विकलन किया जाता है। तो स्वाति को मिल गया बेचने से, हमने बेचा स्वाति को, मतलब स्वाति को मिला तो स्वाति विकलन। स्वाति के पास गया किस माध्यम से? विक्रय करने से गया, तो विक्रय से, टू सेल्स करके लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगला है फर्नीचर नगद खरीदा। जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो याद रखिए वो व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति खाते हमेशा विकलन होते हैं, फिर चाहे आप फर्नीचर खरीदे, चाहे मशीन खरीदे, चाहे कुछ भी। तो आप इस स्थिति में देखेंगे फर्नीचर खाता विकलन है रोकड़ खाते से, क्योंकि नगद खरीदा है। अगर ये चेक से खरीदा तो यहाँ पर बैंक खाते आ जाते हैं। स्वाति से नगद पाया, स्वाति ने पैसा दे दिया, आपको पैसा मिला, आप कहेंगे रोकड़ खाता विकलन। किससे मिला? स्वाति से, तो स्वाति से। किराया चुका दिया आपने, है ना, किराए का भुगतान किया, इस स्थिति में क्या होगा? किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। वेतन दे दिया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से। ठीक है, क्लियर है? कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले जर्नल एंट्री का बेसिक बिल्कुल नहीं जाना, शायद 11वीं 12वीं में आपने कॉमर्स नहीं लिया होगा, या आपका बेसिक होगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, इस वीडियो से पहले आपको देखना होगा जर्नल एंट्री का प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जर्नल एंट्री का प्लेलिस्ट, मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जर्नल एंट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको
बेसिक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो पे लगभग 46,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। ये वीडियो आपको पहले देखना है क्योंकि उसमें पूरा बेसिक बताया गया है कि जर्नल एंट्री होती क्या है, इसका इतिहास क्या है, ठीक है। इसमें पुस्तपालन का क्या मतलब है, लेखांकन का क्या मतलब है, बैंक की एंट्री कैसी होती है, साधारण एंट्री कैसी होती है, कितने प्रकार होते हैं, पूरा जो बेसिक है ना वो वीडियो आपको पहले देखना है, ठीक है। उस पर सबसे ज़्यादा व्यू है मेरे चैनल पर। आप वीडियो सेक्शन में जा करके सबसे पॉपुलर वीडियो भी चेक करेंगे तो वही वीडियो आपको मिलेगा, तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद इसको आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ रटने के उद्देश्य से आए हैं तो फिर आप रट सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट शायद ही क्लियर होगा, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम पॉइंट है। ये जो पहला पॉइंट है ना, सब में सेम मिलता है आपको। पहला पॉइंट तो है जो वो सब में बिल्कुल सेम ही मिलेगा। क्या है पहला पॉइंट? रोकड़ से व्यवसाय आरंभ, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ, ये आपको सब में मिलेगा, तो वही रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से लिख लेना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यही याद रखें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद HDFC बैंक में खाता खोला तो HDFC बैंक खाता विकलन कर सकते हैं, सिर्फ बैंक खाता विकलन कर सकते हैं रोकड़ खाते से। जब आप किसी बैंक में खाता खोलेंगे तो पैसा जमा करते हैं, इसलिए रोकड़ खाते से हो जाता है। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से, उसका नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। अगला है फर्नीचर खरीदा, वही चीज़ है जो ऊपर मिला, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा, नाम बताया है लेकिन नगद भी बोल दिया है, इसका मतलब इस व्यवहार को हम नगद मानेंगे, कैश में मानेंगे, ठीक है। तो रूपा ट्रेडर्स से नगद खरीदा, जिससे भी नगद खरीदें, नगद खरीदा है तो आपको क्रय खाता विकलन करना होता है, जो कि लिखा हुआ है। नगद खरीदा मतलब रोकड़ खाते से, फिर उसमें व्यक्ति के नाम का कोई मतलब नहीं होता, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको भूलना नहीं है, आपको लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब है हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा, कैसे खरीदा? हेमा ट्रेडर्स से। तो आपने देखा 8 तारीख में बताया कि हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा, यहाँ पर नगद का जिक्र नहीं है, मतलब इसको उधार माना जाता है। ये है नगद और उधार की एक डिफरेंस जो अब आपको समझ में आएगा। जब आप उधार खरीदते हैं तो आपको क्रय खाता विकलन करना है, लेकिन नगद नहीं है तो उसमें व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट होता है। किससे खरीदा? हेमा ट्रेडर्स से, तो नीचे आपको हेमा ट्रेडर्स से लिखना है। तो ये अंतर आपको दोनों में रिलेट करना है। यहाँ पर भी नाम बताया था लेकिन नगद बोल दिया था तो हमने रोकड़ से लिखा, लेकिन यहाँ नगद नहीं बोला है इसलिए हमने जिससे खरीदा उसको समाकलन किया। ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। अगला है माल नगद बेचा, माल नगद बेचने से पैसा मिलता है तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा विक्रय खाते से, ठीक है। जब भी बेचेंगे पैसा मिलेगा तो रोकड़ विकलन, बेचने से मिला इसलिए विक्रय खाते से हमेशा होगा। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, देखो आपने उधार माल बेचा स्पष्ट लिख दिया है, तो पाने वाले को विकलन करो, तो जो गुप्ता ट्रेडर्स हैं वो विकलन हो जाएंगे किससे? विक्रय खाता से। जब भी आप बेच रहे हैं, नगद तो चाहे उधार हो, विक्रय खाता ही समाकलन होता है। जब भी आप खरीदते हैं, नगद चाहे उधार खरीदें, क्रय खाता ही विकलन होता है, याद रखें। जैसे कि इन दोनों सिचुएशन में एक में नगद है, एक में उधार है, लेकिन हमेशा एक ही चीज़ क्या कॉमन है? नगद खरीदो चाहे उधार, क्रय खाता ही विकलन होता है। ये आप देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से क्लियर होते रहे। और वो बेसिक वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किराए का भुगतान किया, सिंपल सी चीज़ है, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको कैश या फिर बैंक का नाम ले, बस बोल दिया ना भुगतान किया मतलब भुगतान हो चुका है, इसको मानने का, ठीक। व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, व्यापारिक खर्चे क्या होते हैं? एक व्यापारिक व्यय होता है। किसी भी खर्चों का भुगतान आप किस तरह से करते हैं? किसी भी खर्चों का भुगतान आप करते हैं रोकड़ दे करके, तो व्यापारिक व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है गुप्ता ट्रेडर्स से नगद पाया, तो रोकड़ खाता विकलन गुप्ता ट्रेडर्स से। हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस कर दिया। देखिए जब किसी का माल वापस करते हैं तो क्या एंट्री होगा, ध्यान रखना। जिसको वापस किया मतलब जिसको मिल गया वो विकलन, तो हेमा ट्रेडर्स विकलन क्रय वापसी खाते से, ये लिखना है। हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया तो हेमा ट्रेडर्स विकलन रोकड़ खाते से। डाक टिकट खरीदी, डाक टिकट विकलन रोकड़ खाते से। ऋषभ को वेतन दिया, तो इसमें नाम का कोई मतलब नहीं होता, वेतन देने से वेतन खाता विकलन हो जाता है रोकड़ खाते से, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना पाए। हो सकता है पीडीएफ में कुछ चीज़ें छूट गई हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए नगद से व्यवसाय आरंभ किया ऐसा लिखा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है।
तो आपको वही रोकड़ खाता लिखना है पूंजी खाते से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सी बात है भाई, बैंक में पैसा गया तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। इस तरह से आपको प्रविष्टि करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अगला है आपका क्रय खाता विकलन। आप ध्यान से देखेंगे वो क्यों है। माल खरीदा बोला है, नगद भी बोला है, आप इसको नगद ही मानेंगे और आप लिखेंगे क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। अगला है चेक के द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, है ना, फर्नीचर खरीदा है लेकिन चेक के द्वारा खरीदा है। कोई बात नहीं, मैंने बताया था आपको जो भी खरीदा संपत्ति है तो संपत्ति को विकलन करो, नगद खरीदा है तो रोकड़ से लिखना, नहीं तो आपको बैंक से लिख देना है, सिंपल सा चीज़। आगे है कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला। जब आप बैंक में जमा करते हैं और जब आप कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रविष्टि हो जाते हैं। आपने बैंक में जमा देख लिया है ना, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा बैंक खाते से। कारण में बता देना कि कार्यालय प्रयोग के लिए आपने बैंक से निकाला। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत सिंपल है ना, याद रखना, आपको पूरा डिटेल से भी मिलेगा और बीच में बताते जाऊंगा कैसे अकाउंट डेबिट हुए, बैंक अकाउंट आपका लिख लिया आपने। अगला है गोपाल को माल बेचा तो गोपाल विकलन हो जाएगा विक्रय खाते से। जब भी किसी को बेचने से माल प्राप्त हो रहा है, मतलब उनको प्राप्त हो रहा है हमारे द्वारा बेचने से, तो जिनको मिला वो विकलन हो जाएंगे विक्रय खाता से। याद रहेगा ना, भूलना नहीं है इन चीज़ों को, बहुत ही बारीकी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला, रमाशंकर से फर्नीचर खरीदा, सिंपल सी बात है, तो फर्नीचर खाता विकलन, जिससे खरीदा उससे रमाशंकर से। व्यापारिक व्यय दिया तो व्यापारिक व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब एक और मिला था आपको, गोपाल से नगद मिल गया मतलब रोकड़ मिला होगा तो रोकड़ खाता विकलन गोपाल से। मजदूरी दी तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से। रमाशंकर को नगद दिया तो रमाशंकर खाता विकलन रोकड़ खाते से। पूंजी पर ब्याज पाया, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, साझेदार क्या करते हैं, जब व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो व्यापार उनको उनके पूंजी पर ब्याज देता है। यदि वो ऋण निकाल मतलब उनमें से पैसा आहरण कर लेते हैं तो साझेदारों को फिर ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, जब भी पूंजी पर ब्याज हो तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से लिखना होता है। कमीशन दिया तो कमीशन खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब अपनी पूरी प्रविष्टि यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो अब हम तैयार हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में आने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया और उसमें भवन भी है। दोनों चीज़ें जब एक साथ हो तो नगद राशि वाले में रोकड़ खाता विकलन और भी कुछ चीज़ें संपत्ति लगाई है तो उस संपत्ति को विकलन, भवन खाता विकलन, कुल मिलाकर के दोनों का अमाउंट जितना होगा उससे रोकड़ खाता से बोल के पूंजी खाते से बोल के पूरा लिख लेना है। देखिए, जिस तरह से व्यापार आरंभ करते समय व्यक्ति अपने पूंजी से जब कोई चीज़ें लगाती है, वो अपना घर, अपना ज़मीन और कोई भी अपनी व्यापारिक संपत्ति लगा सकता है, तो इन सब का कारण उनकी जमा पूंजी से है, इसलिए उसको पूंजी खाता से ही लिखना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अगला है आपका माल नगद खरीदा, ये तो सिंपल बात है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। रमेश को माल बेचा तो रमेश विकलन विक्रय खाते से। मजदूरी का भुगतान किया तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से। नगद माल बेचा, यार बहुत ही सिंपल है यार, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। व्यापारिक व्यय का भुगतान कर दिया तो व्यापारिक व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। रमेश से नगद पाया, ये तो सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आपको क्लियर पता होगा ये सब कैसे करना है। रमेश से नगद पाया तो रोकड़ खाता विकलन रमेश से। अच्छा, इसमें बट्टे का भी जिक्र है, किसका जिक्र है, बट्टे का। उस स्थिति में रोकड़ मिला तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, फिर टोटल जोड़ करके रमेश से लिखना है। पूरा एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सुधीर से माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन सुधीर से हो जाएगा। ठीक है, माल की ढुलाई की तो ढुलाई व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाला, यही है आहरण, याद रखिएगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब भी निकाला तो आहरण खाता विकलन हो जाता है रोकड़ खाते से। अगला, घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली, ठीक है, ये भी वही है, आहरण है, तो आहरण खाता विकलन वस्तु जब भी ली तो क्रय खाते से, पैसा निकाला तो रोकड़ खाते से, याद रखिएगा। सुधीर को भुगतान कर दिया और बट्टा दे दिया तो सुधीर विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से। जब आप पैसे देते हैं तो रोकड़ से भी होगा और बट्टा से भी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं हमारे 5वें प्रश्न में।
पांचवा प्रश्न कहता है वही व्यापार नगद राशि से व्यवसाय आरंभ, वही रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। भारतीय स्टेट बैंक में खाता बोला तो भारतीय स्टेट खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाते से, या फिर आप नॉर्मली वैसे ही करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आंसू से माल खरीदा तो आंसू से माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन आंसू से हो जाएगा। राहुल को नगद माल बेचा तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। इसमें राहुल का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नगद है। तारा से ने जब नगद माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन क्रय खाता विकलन रोकड़ से हो जाएगा क्योंकि ये भी नगद है। सुमन को माल बेचा तो सुमन विकलन विक्रय खाता से, क्योंकि सुमन के नाम के साथ नगद का जिक्र नहीं है तो इसको उधार माना जाता है। अगला है सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया और बट्टा दिया। ठीक है, सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया और बट्टा दिया। कुछ मिसिंग है शायद इसमें, है ना। 13 के बाद इसमें 16 तारीख का जिक्र नहीं, सीधा 20 का है। अच्छा है, तारीख बस इसमें दूसरा हो गया, ठीक। तो ध्यान रखना बच्चों, सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया और बट्टा दिया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, दो स्थिति हो सकती है, या तो आप सुमन को पैसा दे रहे हैं या तो सुमन से आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि चेक के माध्यम से हो रहा है। जब आप दे रहे हैं तो सुमन विकलन हो जाएगी बैंक से और बट्टे से, लेकिन सुमन के द्वारा आपको मिल रहा है तो बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन सुमन से हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला, आंसू को भुगतान का चेक जारी किया। किसको? आंसू को। तो आंसू विकलन बैंक से, और इसमें बट्टा नहीं है तो बस बैंक से लिख देना है, ठीक है। आगे, किराए का भुगतान चेक द्वारा किया तो किराया खाता विकलन बैंक खाते से हो जाएगा। फिर है बैंक में जमा कराया है तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से हो जाएगा। प्रज्ञा से मशीनरी खरीदी तो मशीन खाता विकलन प्रज्ञा से हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 में। इसमें बोला गया है कि 6 लाख से व्यवसाय आरंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से लिख देना है 6 लाख रुपए। बैंक में जमा कर दिया 4.5 लाख रुपए तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से लिख देना है। 30,000 का शीघ्र भुगतान कर 2,30,000 रुपये का एक प्लांट या मशीन व प्लांट खरीदा। ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है जो भी खरीदा उसको विकलन कर देना है। प्लांट व मशीन खाता विकलन 2,30,000 रुपये। इसमें से नगद कितना मिला तो रोकड़ खाता से आप 30,000 रुपये लिखेंगे, जितना नहीं मिला उनको उनके नाम से लिखेंगे। नाम नहीं पता तो लेनदार खाते से लिखना, और नाम पता हो जैसे कि राजेश से तो फिर राजेश से आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ अमाउंट समेत दिखा दिया। ऐसे टॉपिक को याद रखना, ठीक है। और हाँ, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो कर दो भाई, आप ही के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी फ्री वीडियो बनती है तो आप उसको कम से कम लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर वो आपने लाइक कर दिया होगा। तो अगला है आपका नगद विक्रय 70,000। अच्छा, उससे ऊपर एक और पॉइंट है, 40,000 का नगद व 45,000 का उधार माल खरीदा। देखिए, दोनों स्थिति में खरीदा गया है तो उसमें क्रय खाता विकलन लिखेंगे और पूरा अमाउंट जोड़ के लिखेंगे 85,000। देखिए, जो नगद है उसको रोकड़ से लिख देंगे, जैसे कि 40,000 नगद है तो 40,000 रोकड़ खाते से। जो उधार है, जो आपने उधार खरीदा है उसमें उसका नाम लिख दीजिए, इसे खरीदा नहीं पता तो लेनदार खाते से आप लिख सकते हैं, टू क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। आगे आपका क्या है देखते हैं। इसमें अगर छूट गया होगा तो हम आपको उसमें कवर करवाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। तो अगला है आपका प्लांट व मशीन के पूर्तिकार को 2 लाख रुपए का चेक जारी किया, ठीक है। देखिए, प्लांट व मशीन के पूर्तिकार को 2 लाख का चेक जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब प्रश्न ऊपर में लिखा था 30,000 रुपये शीघ्र भुगतान करके 2,30,000 का खरीदा, इसका मतलब बाकी के पैसे आपको देने थे, तो जिसको आप दे रहे हैं उस लेनदार का खाता विकलन कर देंगे, चेक जारी कर रहे हैं तो बैंक खाते से। क्लियर है, याद रहेगा। 70,000 का माल नगद खरीदा, क्या बोला इसमें, 70,000 का माल नगद खरीदा जिसका लागत मूल्य कितना, विक्रय किया है जिसका लागत मूल्य कितना था, 50,000 था। तो आपको याद रखना है, आपको पैसे मिल गया, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से लिख सकते हैं। आपको अलग अलग अगर प्रॉफिट समेत दर्शाना है तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, वो प्रॉफिट वगैरह की एंट्री तो इसमें नहीं होती, वो आपको चिट्ठा बनाते हैं तब करते हैं। पूंजी खाते में आपको 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको जोड़ना होगा,
रोकड़ जितना मिला 17,000 रुपये उसमें दर्शाना होगा। जितने का माल गया 50,000 उसमें से माल में से उतना घटाना होता है। ये जब आप अध्याय 3 पढ़ते हैं ना 11वीं कक्षा के कॉमर्स का, तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो अगला है आपका, स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 35,000 की राशि आहरण की। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से। चेक द्वारा 2500 रुपये बीमे किस्त का भुगतान कर दिया, तो बीमा किस्त मतलब बीमा खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाते से। 5,500 का वेतन बकाया है। बकाया की स्थिति में ध्यान रखना क्या होता है, जो भी चीज़ बकाया है उसको विकलन कर दो अदद के साथ उसके नाम लेकर के। जैसे कि वेतन बकाया है तो वेतन खाता विकलन अदद वेतन खाते से। क्या बोलना है आपको, वेतन खाता विकलन अदद वेतन खाते से। ठीक है, क्योंकि नहीं दिया गया है। 30,000 नगद में फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में छूट गई है ना, अभी मुझे पता चल रहा है। जिन बच्चों ने पीडीएफ बाय किया होगा लेकिन ये सब चीज़ें मिसिंग होगी, आप इस वीडियो से देख के कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, बना पूरा है, शायद फ़ोटो खींचते वक्त ना कुछ चीज़ें कट जाती है, क्रॉप हो जाती है। ये धुंधला आने पर हम काट देते हैं, फिर रीटेक करते हैं और शायद हमें लगता है कि ये फ़ोटो हो चुका है और नहीं हुआ रहता है, इस कारण से छूट जाता है। तो अगला है आपका 7वां, राजीव सोनार ने 60,000 रुपये नगद, 30,000 रुपये बैंक शेष और 50,000 रुपये का प्लांट और 50,000 के माल से व्यवसाय आरंभ किया। जब भी किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो कुछ भी उन सभी चीज़ों को लगा कर व्यवसाय आरंभ कर सकता है। रोकड़, बैंक का पैसा और आपकी कोई प्लांट, संपत्ति, भूमि, भवन। इस स्थिति में क्या प्रविष्टि होता है ये याद रखना, मैं आपको इधर बता रहा हूँ। इस स्थिति में इस तरह से हम प्रविष्टि करते हैं कि सबसे पहले जैसे रोकड़ आया, रोकड़ खाता विकलन, साथ ही साथ बैंक का पैसा लग गया तो बैंक खाता विकलन, भवन या प्लांट लगा तो वो फिर प्लांट विकलन, और माल वगैरह भी लगाया गया तो उसको क्रय खाता विकलन। तो इस तरह से जितनी चीज़ें आएंगी सबको विकलन करना है, मतलब डेबिट करना है। एक अकेला पूंजी खाता से टू कैपिटल करके उसको समाकलन करना है। तो इन सब की अलग अलग पूंजी आपको ये विकलन में दर्शाना है, लेकिन सबको जोड़ करके पूंजी खाते में एक साथ लिखना है। तो लगभग जो कुछ लाख रुपए आएगा, 2-3 लाख रुपए, वो सीधा पूंजी खाते से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएगा सभी बच्चों को। अगला है आपका, मजदूरी दी, मरम्मत व्यय दिया, विज्ञापन व्यय दिया। तो मजदूरी खाता विकलन, मरम्मत खाता विकलन, विज्ञापन व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें लिखा है नगद माल बेचा, भारतीय ट्रेडर्स को माल बेचा, कालीचरण को नगद बेचा। देखिए जब आप बहुत सारे लोगों को बेच रहे हैं जिसमें से कुछ नगद तो कुछ उधार हो सकते हैं, तो इन स्थिति में ध्यान रखना, नगद बेचने पर रोकड़ मिलता है तो आपको पहले रोकड़ खाते विकलन करना है। किसी को उधार बेच रहे हैं तो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को सामान मिला उसको विकलन करते हैं तो भारतीय ट्रेडर्स को विकलन करेंगे क्योंकि उसके साथ उधार है, नगद नहीं बोला है। और विक्रय खाता ही समाकलन होगा दोनों ही स्थिति में। तो नगद मिला तो रोकड़ खाता विकलन, उधार है तो उस व्यक्ति का खाता विकलन विक्रय खाते से। इसमें राशि किस तरह से रहेगी ध्यान रखना, नगद बेचा और कालीचरण को नगद बेचा, तो इन दोनों का नगद ही एंट्री है, दोनों पैसा एक साथ जोड़ करके आपको रोकड़ खाते में लिखना है। जो उधार है भारतीय ट्रेडर्स का उसका केवल भारतीय ट्रेडर्स में विकलन लिखना है, और तीनों का पैसा जोड़ करके विक्रय खाता से करके टोटल अमाउंट लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अच्छा, कई बच्चों को अमाउंट नहीं पता कैसे लिखना है, देख लो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, माल नगद खरीदा, राम नारायण शर्मा से माल खरीदा, सिन्हा ट्रेडर्स से माल खरीदा। ठीक है, इस तरह से जब प्रश्न बोला गया है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है माल एक नगद खरीदा है, राम नारायण शर्मा से माल खरीदा है मतलब ये भी उधार है, सिन्हा ट्रेडर्स से माल खरीदा मतलब ये भी उधार है। ठीक है, इस स्थिति में जब आपने खरीदा तो आप बोलेंगे क्रय खाता विकलन जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा अमाउंट लिखना है जोड़ के सबका, जो नगद था उसको रोकड़ से लिखना है, बाकी जिनका उधार है उनको उनके नाम से लिखना है, राम नारायण से और सिन्हा ट्रेडर्स से, इस तरह से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ट्रेडर्स से चेक मिला, उसे छूट दी, पैसा मिल गया है बट्टे समेत, तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे मिला, भारतीय ट्रेडर्स से। क्लियर है,
इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे, अब चीज़ें आपको इजीली समझ में आते जाएगी। क्या बोला इसमें, सिन्हा ट्रेडर्स को चेक द्वारा भुगतान किया, नहीं यार इसमें तो मिल रहा है मुझे, एक दूसरा प्रश्न थोड़ी आ गया, प्रश्न तो वही है। पीडीएफ में बहुत मिस्टेक है लग रहा है भैया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, हम सुधार लेंगे इसको। नगद खरीदा कार्यालय उपस्कर, टाइपराइटर और संगणक मशीन। इस स्थिति में याद रखना, जो भी खरीदे विकलन होता है, तो आपका टाइपराइटर विकलन, कार्यालय उपस्कर विकलन, संगणक विकलन रोकड़ खाते से हो जाएगा। 8वां है आपका पहला पॉइंट, कार्यालय से एक चोर ने 2400 रुपये का माल चोरी कर लिया, है ना, यही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8वें प्रश्न में ये है। अच्छा, ये सब प्रविष्टि यहाँ पर है, हमने देखा नहीं, इनको देख लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरे पीडीएफ को इसमें आ गया होगा, हाँ यही कुछ मिस्टेक है, ठीक है बाकी। चलिए 8वां पढ़ते हैं। एक कार्यालय से एक चोर ने 2400 रुपये चुराए, चोर पकड़ा गया किंतु उससे केवल 1800 रुपये वसूल हुए। इन प्रश्नों में ध्यान ये रखना, जब रोकड़ की चोरी होती है तो रोकड़ खाता से कहना, जब माल की चोरी होगी तो क्रय खाता से कहना। चोरी और हानि दो अलग अलग चीज़ है। देखिए, आग से जलने से भी हानि होगी, एक्सीडेंट दुर्घटना में भी हानि होगी, चोरी करने से भी हानि होगी, तो उनको उनके नाम के साथ विकलन करना होता है। जैसे आग से हानि हुआ तो आग से हानि खाता विकलन, चोरी से हानि हुआ तो चोरी से हानि खाता विकलन, ठीक है। रेलवे से कुछ हुआ तो रेलवे से हानि खाता विकलन, इस तरह से आपको बताना है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चोरी हो गई, ठीक है, आप लिख सकते हैं चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से 2400 रुपये, ठीक है। अब इसमें लाभ हानि की प्रविष्टि कर दो इसी के साथ साथ, किंतु उससे सिर्फ 1800 रुपये वसूल हुए, तो रोकड़ खाता विकलन 1800, कितना वसूल नहीं हुआ, लगभग 600 वसूल नहीं हुआ, तो लाभ हानि आपकी हानि कितनी होगी, तो लाभ हानि खाता विकलन लिख दो, आप उसको विकलन कर दो 600 रुपये, किससे, चोरी खाता से पूरा 2400, इस तरह से प्रविष्टि होती है। इसको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। 1,20,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज लगाना है, तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से 1,20,000 का 10% लगभग 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 ही आपको लिखना है। फिर 20,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज होता है। आहरण पर ब्याज की एंट्री ना पूंजी पर ब्याज की एंट्री से ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे पूंजी पर ब्याज खाता विकलन होता है ना, तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज खाता समाकलन होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का अलग इसलिए है, पूंजी पर ब्याज कंपनी उनको देती है साझेदारों को, लेकिन आहरण जब साझेदार करते हैं तो कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। आहरण जो करेगा साझेदार, वो ब्याज देंगे कंपनी को। इस स्थिति में क्या होता है, प्रविष्टि ठीक उल्टा हो जाता है, आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रविष्टि है आपकी 2500 रुपये अप्राप्त ऋण के रूप में प्राप्त हुए। कोई पैसा था अप्राप्त ऋण, लेकिन आपको प्राप्त हो गया, तो रोकड़ खाता विकलन आप कर सकते हैं डूबत ऋण खाते से या अप्राप्त ऋण खाते से। इसकी इंग्लिश प्रविष्टि आपको मिलेगा, डोंट वरी। 3200 रुपये का माल रमेश एंड कंपनी को 20% की लाभ पर बेच दिया। 3200 रुपये का माल रमेश एंड कंपनी को लागत पर 20% लाभ के साथ बेच दिया, मतलब उसको और एक्स्ट्रा में बेचा है। 3200 का 20% लाभ उसमें जोड़ दो, 10% तो 320 होगा, लगभग 640 रुपये। 640 जोड़ेंगे तो 3,840 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने बेचा, नगद की एंट्री नहीं है, आप लिख सकते हैं रमेश एंड सन्स को विकलन कर सकते हैं विक्रय खाते से, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हम हमारी जर्नल एंट्री को। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है 6वें पॉइंट में, 1 अप्रैल 2016 को 70,000 रुपये के खरीदे गए प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2016 को जो कि 65,000 था, ठीक है। इसमें अगर ज़्यादा अमाउंट कम हो जाए तो यहाँ पर एक प्रकार के ह्रास को दर्शाया जाता है, जिसको आप डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है किस तरह से एंट्री करनी है। इसमें आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू प्लांट अकाउंट, जो भी प्लांट है या जो भी एसेट है उससे। तो आप यहाँ पर कहेंगे ह्रास खाता विकलन प्लांट खाते से, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका 7वां। इसमें लिखा है अंबर हाउस को 50,000 मूल्य का माल वापस किया। देखो जिसको भी वापस करेंगे वो विकलन हो जाता है क्रय वापसी खाते से, तो अंबर हाउस का खाता विकलन हो जाएगा क्रय वापसी खाते से। चुनरी हाउस के द्वारा 20,000 का माल वापस आया। देखो हमें वापस आता है तो बेचा हुआ माल वापस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं विक्रय वापसी खाता विकलन। किससे? जिसने वापस किया उससे, चुनरी हाउस से। ठीक है, आगे क्रय पर ढुलाई के 7,000 रुपये और विक्रय की ढुलाई पर 10,000 रुपये दी। ठीक है, तो देखो दोनों ही प्रकार के जो हैं वो ढुलाई हुए हैं। क्या है? ढुलाई हुए। तो एक कर पर ढुलाई हुआ खाता विकलन, विक्रय पर ढुलाई हुआ खाता विकलन, रोकड़ खाते से बोल करके आप दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, या फिर एक बार ढुलाई हुए करके दोनों को जोड़ सकते हैं। अलग अलग दिखाना है इसलिए हमने अलग अलग प्रविष्टि कर दिया। फर्म के कपड़े से 700 रुपये मूल्य का एक पर्दा बनवाया। ठीक है, तो जो आपके पास पहले से है कंपनी में उसको आहरण कर लिया आपने, समझ लीजिए, और उससे कुछ अलग चीज़ बनवा दिया, तो आपका आहरण खाता विकलन कहलाएगा। किससे? संपत्ति का प्रयोग होता है व्यापार का जो माल है उसको, तो क्रय खाता से लिखते हैं, ये याद रखना। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 4,000 रुपये में से किराए का मतलब व्यक्तिगत नगद में से 4,000 रुपये किराए के दिए। किराया का दिया तो किराया खाता विकलन हो जाएगा। ठीक है, कंपनी से दिया होगा तो पूंजी खाते से लिख देना। ठीक, इस तरह से अब हमारा 8वां कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे 9वें पॉइंट में। ठीक, 9वें पॉइंट का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत ईजी है, बस ध्यान रखिएगा कि कैसे बनाया जा रहा है, फिर चीज़ें बहुत ही सरल है। सबसे पहले पहला पॉइंट ये कहता है माल दान के रूप में दिया। ठीक है, देखो चैरिटी में या दान में अगर माल को दिया जाता है तो उसमें चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है। माल से संबंधित जो भी एंट्री होगा उसमें क्रय खाते से लिखना है, याद रखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दान खाता विकलन क्रय खाते से, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, अग्रिम किराए का भुगतान किया। अग्रिम को ना हम लोग बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं? एडवांस। एडवांस का मतलब क्या? पहले से दे दिया या पहले से ले लिया। तो आपने अग्रिम किराया भुगतान किया, एडवांस में पेमेंट से पहले मतलब किराए का पेमेंट पहले ही कर दिया, तो चूंकि किराए में चला गया तो अग्रिम किराया खाता विकलन क्या लिखना है? अग्रिम किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। चूंकि सॉरी आपने अगर अदत्त होता तब आप अदत्त अग्रिम अदत्त किराए से बोलते, पर चूंकि दे दिया है तो रोकड़ खाते से सही है। ठीक है, अदत्त वाला भी देखना आगे आएगा। मकान मालिक को देय किराया। ठीक है, देय किराया का मतलब क्या होता है? देना बाकी है, दिया नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई चीज़ अदत्त हो तो जो भी चीज़ खर्चे हैं उनको विकलन करो अदत्त लगा करके। तो चूंकि किराया देना बाकी है तो किराया खाता विकलन हो जाएगा अदत्त किराए खाते से। किससे? अदत्त किराए खाते से। इन चीज़ों को ध्यान में रखना ताकि कोई भी डाउट ना रहे। मशीन पर ह्रास लगाया गया। देखो मशीन पर जब भी ह्रास लगेगा आपको एंट्री करना है ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से। संपत्ति पर ह्रास होगा तो ह्रास खाता विकलन हो जाएगा संपत्ति खाता समाकलन। ठीक, आगे आगे प्रश्न में कहा गया है लखन से प्राप्त होने वाली राशि अप्राप्त ऋण है। ठीक है, तो कोई एक देनदार है जिसे पैसा मिलना था पर अभी वो नहीं मिल पा रहा है। कितना रुपए है? शायद 600 रुपये है। ठीक है, 600 रुपये है जो अप्राप्त है ऐसा बताया गया है। ठीक है, होने वाली राशि अप्राप्त ऋण है। ठीक है, ठीक है, अगर प्राप्त हो जाता है तो रोकड़ खाता विकलन कर देना होता है उस व्यक्ति से, और चूंकि नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है, ये अप्राप्त ऋण है, ये डूब रहा है ऐसा समझ लीजिए, डूब रहा है, तो डूबत ऋण खाता विकलन लिख देना है उससे, लखन लाल से या उस व्यक्ति के नाम को लिख करके। ठीक है, आयकर दिया। देखिए जब भी आप आयकर का भुगतान करेंगे, ठीक है, इसका भुगतान करेंगे आयकर का, तो आपको याद रख लेना है आहरण खाता विकलन करना है रोकड़ खाता से, क्योंकि आयकर क्या है? व्यक्ति पर लगाया गया डायरेक्ट कर है। आयकर हमेशा व्यक्ति के इनकम पर लगता है, इसका मतलब वो एक पर्सनल खर्चे हैं, और अगर उसको इसमें दिया हुआ है तो व्यक्ति ने अपना इनकम टैक्स भुगतान कर दिया कंपनी के पैसे से, तो आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से। इतना याद रखना जरूरी है आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है घरेलू उपयोग के लिए गेहूं खरीदा, ये भी आहरण खाता विकलन। ठीक है, क्रय खाता से लिख देंगे। उसके बाद मजदूरी दी राम नारायण को, देय लिखा है, देय का मतलब देना बाकी है,
मजदूरी खाता विकलन हो जाएगा अदद मजदूरी खाते से। ठीक है, अदद वाला 2 ठो हो गया आपका, इसको आप आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अगला, राजकुमार सिंह झा जिस पर 10,000 बाकी थे के ऑफिशियल रिसीवर के से 60 पैसे प्रति रुपये प्रथम और अंतिम भुगतान के रूप में मिले। ठीक है, राजकुमार सिंह झा जिस पर 10,000 रुपये बाकी थे, है ना, बकाया थे समझिए, उसने ऑफिशियल शिविर से 60 रुपये प्रति पैसे रुपये प्रथम और अंतिम भुगतान के रूप में मिले। मतलब वो व्यक्ति जितना रुपये भुगतान करना था उसको, उसमें से वो केवल 60 पैसे के हिसाब से भुगतान कर दिया। या आप समझ सकते हैं 10,000 का आप 60% अलग कर दीजिए, जो कि 6,000 होगा। तो जो 4,000 है वो नहीं मिला है, आपको ये समझ के इसको बनाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपकी एंट्री हो जाएगी 6,000 मिला तो रोकड़ खाता विकलन, 6,000 मिला तो रोकड़ खाता विकलन। जितना नहीं मिला उसको बैड डेबिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेबिट्स। किससे? राजकुमार झा से। ठीक है, राजकुमार झा से। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। रोकड़ खाता विकलन 6,000 रुपये, डूबत ऋण खाता विकलन 4,000 रुपये, राजकुमार से 10,000 रुपये। तो ये पॉइंट स्पेशल है, इसको याद रखना। इस टाइप के टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे जिसमें कोई व्यक्ति पूरा पैसे के बजाय कुछ पैसे देता है। इस पैसे का मतलब आप परसेंटेज समझ सकते हैं और इस तरह से डिवाइड करके अलग करके निकाल सकते हैं। अगला है, श्री रामाशंकर दिवालिया घोषित हो गया, उसे प्राप्त होने वाले 525 रुपया प्राप्त के ऋण के रूप में लिखा गया क्योंकि उसकी जायदाद से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उसकी जायदाद से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे? जितना पैसा था डूब गया तो आपको हानि हो गई, सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, पैसा पूरा डूब गया। डूबत ऋण खाता विकलन लिख दीजिए, उस व्यक्ति को समाकलन कर दीजिए जो व्यक्ति है उससे। अगला, 38,000 की मोटरसाइकिल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदी तथा उस राशि का भुगतान व्यापार से किया तो आहरण खाता विकलन हो जाएगा, सिंपल सी बात, रोकड़ खाते से। मशीन 80,000 की मशीन खरीदी और उसका मूल्य ढुलाई व्यय 500 रुपये दिया। देखो, मशीन भी खरीदा और उसका ढुलाई पर व्यय किया है, ये किस तरह का खर्च हो गया? संपत्ति पर किया गया खर्च संपत्ति खाता ही विकलन करता है। तो संपत्ति खाता विकलन लिखना है रोकड़ खाते से। 80,000 में 5,500 जोड़ करके 80,500 रुपये लिख देना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इजी टॉपिक है ये भी। आते हैं हमारे प्रश्न 11वां में। ठीक है, तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मैसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स कंपनी को रोजनामचे की प्रविष्टि कीजिए। रोकड़ से व्यवसाय आरंभ, ये बताने लायक है ही नहीं, बहुत ईजी है। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। फर्नीचर खरीदा, किसके लिए खरीदा? ऑफिस के लिए, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। बैंक में चालू खाता खोला, चालू खाता विकलन रोकड़ खाते से, या बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। चेक द्वारा कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर विकलन बैंक खाते से। रितिका से उधार माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन रितिका से। नगद बिक्री से पैसा मिलता है, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। करिश्मा को माल उधार बेचा तो करिश्मा को मिल गया, भले हमें पैसे नहीं मिले, करिश्मा विकलन विक्रय खाता से। मानसी को नगद भुगतान किया तो मानसी विकलन रोकड़ खाते से। रितिका को माल वापस किया तो रितिका विकलन हमने खरीदा फिर वापस किया तो क्रय वापसी से। नगद भुगतान कर स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी विकलन रोकड़ खाते से। मजदूरी दिया तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से। करिश्मा से माल वापस आया, बेचा हुआ माल वापस आता है तो विक्रय वापसी खाता विकलन करिश्मा से। रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया, रितिका विकलन बैंक खाते से। करिश्मा से रोकड़ प्राप्त हुई तो करिश्मा से रोकड़ प्राप्त हुई, रोकड़ खाता विकलन करिश्मा से। चेक द्वारा बीमे प्रीमियम का भुगतान किया गया, किसके द्वारा? चेक द्वारा, बीमा विकलन बैंक से। करिश्मा से चेक प्राप्त हुआ, किससे? करिश्मा से चेक प्राप्त हुआ, याद रहेगा। करिश्मा से चेक प्राप्त हुआ तो आपको पैसा अगर सीधा बैंक में चला गया तो बैंक खाता विकलन करिश्मा से लिख लेना है, लेकिन अगर उसको हाथ में रखे हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देना है आपको और करिश्मा से। चेक द्वारा किराए का भुगतान किया, किराया खाता विकलन लिख लेना है आपको बैंक खाते से। बैंक वाले में जो भी एंट्री होगी सबका भुगतान बैंक से होगा, तो बैंक में पैसा आएगा, तो जिस चीज़ में भुगतान हुआ उसको विकलन कीजिए और बैंक खाता को समाकलन कीजिए। मीना ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा, क्रय खाता विकलन मीना ट्रेडर्स से। नगद बिक्री रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से।
ये सब टॉपिक बहुत सरल है, ठीक है, ये सब आप बना लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको कहाँ से बताना चाहिए, मिश्रित प्रविष्टि से आपको बताना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप लोग के लिए। जैसे कि ये लिखा है, नगद रोकड़ 2000, बैंक में रोकड़ 4000, रहतिया 10,000, निवेश 2000, देनदार पता नहीं कितने के, फर्नीचर, मशीन, प्लांट। देखो ऐसे प्रश्नों में ना, जब सब चीज़ एक साथ हो, बहुत सारी चीज़ लगा कर कोई व्यवसाय आरंभ करे, तो प्रविष्टि होता है रोकड़ खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, रहत्या विकलन, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट विकलन या विनियोग विकलन, देनदार विकलन, फर्नीचर विकलन, मशीन विकलन, प्लांट विकलन, पूंजी खाता से। किसी व्यक्ति के पास ये सारे चीज़ हो सकते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो अपना सब कुछ लगा के शुरू करेगा और वो सब कुछ उसकी जमा पूंजी होती है। तो जितना चीज़ लगाया उन सबको विकलन करना है पूंजी खाते से, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ नामे के साथ जमा भी दे दिया है। हाँ, तो इन दोनों को फिर एक दूसरे का अपोजिट रखना है। देखो सुनो, रोकड़ विकलन शुरू से बताता हूँ। रोकड़ विकलन, बैंक विकलन, रहतिया विकलन, विनियोग विकलन, देनदार विकलन, फर्नीचर विकलन, मशीन विकलन, प्लांट विकलन, लेनदार से, देवी पत्र से, बैंक ऋण से, पूंजी से, ऐसे होगा, ठीक। ये सब विकलन होंगे तो नीचे वाला पूरा समाकलन होगा। अभी जो छूट वूट निकालने वाला प्रश्न है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सीखना और समझना, क्योंकि यहीं पर आपको कार्यविधि करनी होती है तगड़े से। और जिन बच्चों का मैथ्स ख़राब है उनके तो फिर बल्ले बल्ले, मतलब उनको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ध्यान से देखो, सीखो और समझो और बनाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है प्रश्न में, हम वो पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रश्न में बोला है 3000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती, 2% नगद कटौती पर खरीदा एवं 50% तत्काल भुगतान कर दिया। देखो सबसे पहले व्यापारिक बट्टा जो भी होता है ना, उतना आप उसके मेन अमाउंट से घटा दो। 3000 का 10% 300 होगा। कैसे, एक जीरो से एक जीरो कटा और ये 2 जीरो नीचे के कट गए, मतलब 300 ही बचा। तुरंत आप 3000 में इस 300 को घटा लीजिए। व्यापारिक भट्टा को तुरंत घटाना होता है, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं उसको। तो आपको मिला 2700 बचा। इसके बाद नगद छूट है, उस पर 2% बोला है, लेकिन नगद छूट तब निकालते हैं जब व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद पूरा अमाउंट पे करें। लेकिन 2700 में से उसने 50% तत्काल भुगतान किया, तो इसका हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसका हाफ। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और जीरो का जीरो, 1350 रुपये तत्कालिक भुगतान हुआ। अब इसका आप 2% निकालिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो 2700 देने वाला था वो आधा पैसा दिया, तो जितना वो देगा नगद छूट उस पर मिलेगी, पूरे अमाउंट पे नहीं। तो ये हम नगद छूट की गणना कर रहे हैं। जीरो से एक जीरो कटा, 2 कम 2, 2 पंचे 10 कटा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 रुपये का छूट मिला। कितने रुपये का मिला, 27 रुपये का छूट मिला। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 1350 में 27 रुपये को घटा दो, ठीक है। अब एंट्री किस तरह से होगी, ध्यान रखना। 1350 रुपये उसने अभी नहीं दिया है ना। अगर हमने उसे ख़रीदा है फिर हम देंगे, है ना, ख़रीदा है। खरीदने पर क्रय खाता विकलन हो जाता है, तो आपको लिखना है क्रय खाता विकलन 2700 रुपये। क्रय खाता विकलन 2700 रुपये। रोकड़ खाता से इसको घटा करके जो आएगा उसको लिखना है, कितना आएगा, 1300 लगभग 23 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 1323। तो रोकड़ खाता विकलन 1323, बट्टा खाता, एक मिनट, खरीदा तो क्रय खाता विकलन ना, रोकड़ खाता से इतना, बट्टा खाता से इतना, और जितना पैसा आपको भी मिलना है उसको व्यक्ति नाम से लिख देंगे, समाकलन कर देंगे दिनेश से बोल करके। तो याद रहेगा इस तरह की एंट्री कैसे हो रही है, रोकड़ खाता क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से और दिनेश खाते से, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अशोक एंड कंपनी को 6000 लागत का माल बेचा और बीजक लागत मूल्य से 20% अधिक पर बनाया और 10% व्यापारी कटौती दी, ठीक है। बीजक जो होता है वो माल के वास्तविक मूल्य से एक्स्ट्रा मूल्य होता है, जो कि विक्रेता को बिना बताए उसको दिया जाता है, ताकि वो उस मूल्य से कम में ना बेचे और उसको अच्छा खासा कमीशन भी मिल सके। तो आप तुरंत 6000 का 20% उसको वो निकाल लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, जो कि जोड़ेंगे उसमें तो 7000 या 200 हो जाएगा।
अब व्यापारिक बट्टा उसका 10% देना है, तो इसमें 720 रुपये का डिस्काउंट कट जाएगा। इतना आ गया, ठीक है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होगा। आप लिख देंगे कि आपने क्या क्या इसमें बेचा है, तो अशोक एंड वो विकलन हो जाएंगे, क्योंकि नगद के इंटरेस्ट में नहीं है, तो विक्रय खाता से आपको बोल देना है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जलना, नुकसान होना, अग्रिम, अदत्त, ये सब चीज़ दिया रहता है, चोरी हारी सब इसमें है। ये सब टॉपिक अब आपको इधर 15 से 19 तक ध्यान से समझना है। आग में माल जल जाता है तो आग से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। एक मशीन को स्थापित करने में कोई मजदूरी दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको बोलना है मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्योंकि मशीन या संपत्ति से संबंधित खर्चों को संपत्ति में डालना है, उसमें मजदूरी को अलग से नहीं लिखते हैं, ये याद रहेगा। सिर्फ मजदूरी है तो लिखो, लेकिन किसी संपत्ति को स्थापित करने में जो खर्च होता है उसको संपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है, इसलिए आप बोलेंगे संपत्ति खाता विकलन रोकड़ खाते से। माल का क्रय करने के फलस्वरूप 7,500 का चेक मेमर्स परमात्मा शरण एंड सन्स को निर्गमित किया, ठीक है। आपने माल खरीद लिया, फिर आपने चेक निर्गमित किया है, तो क्रय खाता विकलन हो जाएगा बैंक खाते से, क्योंकि पैसा बैंक से कटने वाला है। 6,000 लागत का मूल्य का माल 10% अधिक व 5% व्यापारिक छूट 5% की छूट के बीजक मूल्य पर बेच दिया। देखो, लागत से 10% अधिक तथा 5% व्यवहारिक छूट, ठीक है। अब लागत से 10% अधिक मतलब 6,000 का 10% 600 जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 6,600, और उसका आपको 5% इसमें घटाना है, तो 5% देखो इस तरह से निकालो, 20 से 20 काटो, 6×5 30, 6×5 30, अरे इतना 330, तो 6,600 में 330 घटा दो, ये आपको मिल जाएगा 6,270। इतना अमाउंट लिख करके अब अपने बैलेंस को एंट्री को कंप्लीट करेंगे, जैसा हमने ऊपर में किया था। इसमें क्या किया गया है, बेचा है तो वो विकलन हो जाएंगे, मेसर्स कालू सन्स, और विक्रय खाता समाकलन हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट फिर से वही, मतलब उसी टाइप का है कि 500 रुपये लागत का माल स्वामी ने अपने घरेलू उपयोग के निकाला, आहरण विक्रय क्रय खाते से। बिना बीमित माल 3,000 रुपये आग में जलकर नष्ट हो गया, तो आग से हानि खाता विकलन क्रय खाता से। नई मशीन को स्थापित करने के लिए 250 रुपये की मजदूरी दी गई, तो मशीन खाता विकलन वही रोकड़ खाते से। मोहन को 600 रुपये लागत का माल 10% अधिक 5% है, तो वही है यार, आप कर लेना, अब इसको मैं क्या बताऊँ बार बार। आगे बढ़ते हैं। जे पीटरसन ने 5,450 का चेक पाया, उसे 150 रुपये की छूट दी। जे पीटरसन से चेक पाया मतलब उसने अपना हमको भुगतान कर दिया, ठीक है, तो बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन जे पीटरसन से। सुदर्शन को 350 का मूल्य का माल वापस किया, तो ये विकलन हो जाएगा क्रय वापसी खाता से। नीलेश से 1,500 रुपये का माल खरीदा, क्रय खाता विकलन नीलेश से हो जाएगा। अच्छा, नगद है तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से हो जाएगा। 1,000 के उसकी बाकी पूर्ण भुगतान में 900 रुपये दिए, तो देखो जिसको मिला वो व्यक्ति विकलन हो जाएगा रोकड़ से, बाकी जो पैसा कम है 50-45 रुपये वो बट्टा से करके लिख लेना है, ठीक है। आगे 1,000 रुपये जिनका भुगतान रोहित को करना था डूबत ऋण है, ठीक है, तो डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से लिख दो। और 2,000 मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने उपयोग के लिए कर लिया, तो क्रय खाता विकलन आहरण खाता विकलन क्रय खाता से। 30,000 की मशीन 10% की दर से 2 माह के लिए मूल्य ह्रास की गणना कीजिए, ठीक है। देखो मशीन पर ह्रास हुआ है, ऐसी स्थिति में आप क्या एंट्री करेंगे बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने बताया था ह्रास वाला एक बार। देखो संपत्ति पर ह्रास लग रहा है मशीन पर, तो ह्रास खाता विकलन कर देना है उसी मशीन खाते से, ठीक है। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला है 1.5 लाख रुपए। अच्छा, और आगे क्या लिखा है, 1.5 लाख रुपए की पूंजी पर 6% की दर से 9 माह का ब्याज, तो ये निकलेगा कैसे, इसको ध्यान देना। 1.5 लाख रुपए तो आपको लिखना है, परसेंटेज कितना है 6%, और 9 माह बोला है तो 9/12 भी लिखना होता है। अब आपको 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20 से 20 कैंसिल किए, और आप 2 से इसको काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये निकला 9 शून्य 0, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, और ये लगभग आपका 6,750 रुपये आएगा। इतना ही आप अमाउंट लिखना है, और एंट्री होगी पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। राहुल जिस पर 2,000 रुपये बकाया थे दिवालिया हो गया, और उससे केवल 60 पैसे ही प्राप्त हो गए, तो वही आपको मैंने बताया था 2,000 का 60% निकालो,
6 दूनी 1200 रुपये उससे मिला। 2000 में 1200 मिला तो कितना नहीं मिला, 800 रुपये। ये आपका डूबत ऋण है। ठीक है, यही क्या है आपका डूबत ऋण है। तो रोकड़ खाता विकलन 1200, डूबत ऋण विकलन 800 रुपये। किससे, नाम क्या है उसका, कहाँ गया, राहुल। मैं नीचे आ गया था इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा था, राहुल से। ठीक ठीक है। देखो, मशीन के स्थापना के लिए जो भी व्यय करेगा, मशीन के स्थापना में शामिल हो जाएगा। मशीन विकलन रोकड़ खाते से, माल दान में दिया, दान खाता विकलन क्रय खाते से, 7000 की पूंजी पर ब्याज जो लगेगा, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, 1200 रुपये का डूबत ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राप्त मान पर समाप्त कर दिया गया था, अगर वो प्राप्त हो गया तो रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाते से लिख लेना। आग से जला है तो आग से हानि खाता विकलन क्रय खाता से, बकाया किराया है तो किराया खाता विकलन अदद किराया खाता से। आहरण पर जब भी ब्याज होगा, ये पूंजी पर ब्याज का ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या एंटर होगा, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, इसमें होगा आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। सुधीर कुमार ने हमें 3000 रुपये का माल उधार चुकाया था, अब इस स्थिति में नहीं है कि वह रुपये में केवल 45% भुगतान कर पाया। ठीक है, जितना व्यक्ति वो कर रहा है उतना को रोकड़ खाता विकलन, जितना नहीं कर डूबत ऋण खाता विकलन, उसके नाम से समाकलन। अग्रिम कमीशन के प्राप्त किया तो रोकड़ खाता विकलन अग्रिम कमीशन खाते से, ऐसे लिख लेना है। ठीक, उसके बाद इधर का बहुत सरल है यार, आप लोग बना लेना। बाकी मिलता हूँ अगले किसी चैप्टर के इसी तरह से डिटेल सोल्यूशन को लेकर के। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप इसी तरह से आने वाले हर विषय चैप्टर के वीडियो चाहते हैं, और क्या आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको देख करके सीख रहे हैं, तो मैं आपको होमवर्क के रूप में कई बार आ करके जर्नल एंट्री के क्वेश्चन दूंगा अपने से बना करके। उन सभी को बना करके आपको अपने उत्तर भेजने हैं, या तो कमेंट बॉक्स में या तो मेरे इंस्टाग्राम के ऐड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आए। बाय बाय।